वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा जीके जीएस के क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग इस सेट से आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह शुरू हुआ था चंपारण और सारण से। दोस्तों इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सके तो व्याख्या को आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे क्योंकि व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के आह्वान पर बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखना, 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि एक फ्यूज तार का गुण क्या होना चाहिए? तो एक फ्यूज तार का गुण जो होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक आदर्श फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि वह गर्म हो सके और गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि जब भी सर्किट में अतिरिक्त करंट प्रवाहित हो तो यह तुरंत पिघल जाए और सर्किट तोड़ दे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है बल्कि आर्थिक न्याय का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, जब पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो यह शरीर में जाकर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर मेथेमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन ले जाने में अक्षम होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और त्वचा विशेषकर शिशुओं में नीली पड़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोनपुर पशु मेला आयोजित होता है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण। सारण जो है सोनपुर पशु मेले के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, सारण जिले के सोनपुर में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होता है। इस मेले को कौन सा हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय जो थे वह थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बंगाल विभाजन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार की आड़ में राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना था। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है दोस्तों यह होती है इस्पात में, यानी ठोस में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यह माध्यम में कणों के कंपन से आगे बढ़ती है। ठोस पदार्थों में अणु बहुत पास होते हैं जिससे कंपन बहुत तेजी से स्थानांतरित होता है। इसीलिए ध्वनि की चाल ठोस में सबसे
से तेज, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ये आपको याद रखना है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इस व्याख्या को आप खुद से अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सोने का भंडार होने का अनुमान है? तो वह जिला है दोस्तों जमुई। जमुई में सर्वाधिक सोने का भंडार होने का अनुमान है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के जमुई जिले में सोनो क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सोनो का भंडार लगभग 222.88 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ मौलिक अधिकार नहीं है वह पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें समानता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। इसे अब 300A में कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ये भी आपको याद रखना है के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो दोस्तों ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्यूटेन एक अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है जिसे आसानी से दाब डालकर तरल बनाया जा सकता है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग सिगरेट लाइटर और छोटे गैस कनस्तरों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से किसका बना था? तो दोस्तों यह बना हुआ था लकड़ी का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज और अन्य पुरातत्विक साक्ष्यों के अनुसार पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजमहल मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था, जिसकी भव्यता की तुलना सूसा और एक बेतना के महलों से की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह इसलिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि चोरी चोरा कांड उस समय हुआ था। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 ये आपको डेट भी याद रखना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922। हमारा अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वह हिंदी समाचार जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम है बिहार बंधु। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1872 में केशव राम भट्ट द्वारा शुरू किया गया बिहार बंधु बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार हेरोल्ड पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। बिहार हेरोल्ड पहला अंग्रेजी समाचार पत्र और बिहार बंधु पहला हिंदी समाचार पत्र था। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड उष्मा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है।
खाना पकाने या किसी भी खाद्य पदार्थ को गर्म करने पर यह आसानी से नष्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है राजगीर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापान के बौद्ध संघ निप्पोन जन म्योहोजी द्वारा करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। जापान के कौन सा बौद्ध संघ है? तो निप्पोन जन म्योहोजी द्वारा करवाया गया था। यह विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक नॉटिंगल मिल में कितने मीटर होते हैं? तो दोस्तों एक नॉटिंगल मिल में जो है टोटल 1852 मीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नॉटिंगल मील दूरी की एक इकाई है जिसका उपयोग समुद्री और हवाई नेविगेशन में किया जाता है। एक नॉटिंगल मील 1852 मीटर यानी 1852 मीटर लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इससे आपको 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर कवर करके जाएंगे। तो कुल मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। वो कौन कौन है? तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, कथक उत्तर भारत से है, कथकली केरल से है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, ओडिसी उड़ीसा से है, मणिपुरी से है और सत्रिया जो है असम से है। ये आपको याद रखना है और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल राजकुमार ने बिहार के सूबेदार के रूप में कार्य करते हुए पटना का पुनर्निर्माण करवाया और उसका नाम अजीमाबाद रखा? दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस राजकुमार का नाम था अजीम उस शान। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजकुमार अजीम उस शान जो औरंगजेब का पोता था 1703 में बिहार का सूबेदार बना। उसने पटना को फिर से बसाने और उसे एक भव्य शहर बनाने का प्रयास किया और अपने नाम पर इसका नाम अजीमाबाद रखा। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का पाचन दोस्तों अमाशय से शुरू होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन अमाशय यानी पेट से शुरू होता है। पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय करता है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू करता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का संरक्षण कहा जाता है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार माना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पाइराइट का विशाल भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिले की आमझोर पहाड़ियों में पायराइट यानी आयरन सल्फाइड का विशाल भंडार है जिससे गंधक यानी सल्फर निकलता है। दोस्तों यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस
परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती है। दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो यह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी मौसम में संबंधित घटनाएं होती है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान और जलवाष्प इसी परत में मौजूद होता है, जिसके कारण मौसम संबंधित लगभग सभी घटनाएं, बादल, बारिश, आंधी, यही घटित होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कही जा रही है दोस्तों, तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1939 के कांग्रेस अधिवेशन पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक वामपंथी गुट की स्थापना की थी। ये आपको ईयर याद रखना, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों यह स्रावित होता है अग्नाशय से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हालांकि कुछ मात्रा में लाइपेज अमाशय में भी बनता है पर लेकिन वसा के पाचन के लिए अधिकांश और सबसे महत्वपूर्ण लाइपेज एंजाइम अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है और यह छोटी आंत में अपना कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो दोस्तों वह गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषित पानी ऑक्सीजन और अन्य रसायन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। यही एसिड वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो अम्लीय वर्षा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में चोरी विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बिहार में चोरी विद्रोह का संबंध जो है यह संबंधित है छोटा नागपुर क्षेत्र से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चोरी विद्रोह जो 1798 में हुआ था एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था, जिसका केंद्र मुख्य रूप से अविभाजित बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो निहित होती है यह होती है दोस्तों संसद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। वे विशेष जो इन 3 सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण है। तो यहाँ अदिश राशि की उदाहरण बोला गया है दोस्तों, तो यहाँ पे विस्थापन, त्वरण और संवेग ये सब सदिश राशियाँ हैं और कार्य जो है अदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि अदिश राशियाँ में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ये अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी और चाल और दाब, ये अदिश राशियां हैं। जबकि विस्थापन, त्वरण, संवेग सदिश राशियां हैं क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो यह किया गया था दोस्तों धर्मपाल के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाल वंश के दूसरे और सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में भागलपुर के पास विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, जो बाद में नालंदा के समकक्ष एक महान बौद्ध शिक्षा केंद्र बना था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है। तो दोस्तों वह प्राथमिक रंग है
उपयुक्त में से इस प्रश्न का एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश के संदर्भ में लाल, हरा और नीला यानी RGB तीनों ही प्राथमिक रंग माने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों को अलग अलग अनुपातों में मिलाकर लगभग सभी अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। अतः विकल्प A, B, C तीनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये यहाँ पे उपयुक्त में से इसमें भी सभी प्रश्न सही हो जाएंगे, एक से अधिक प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि कथन A, B और C तीनों सही अंग हैं सही हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, वज्जी की वैशाली थी और प्रथम गणराज था और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। ये तीनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। और कथन डी जो है गलत है, क्योंकि मगध का अंग मुख्य रूप से गंगा के दक्षिण में था। अतः एक से अधिक इस विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों यह स्थापित किया जाता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है, जिससे यह पृथ्वी से देखने पर स्थिर प्रतीत होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों MS स्वामीनाथन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व करने और उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। नॉर्मल बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने अपनी जमीन दान देकर पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे इस प्रश्न का पेप्सिन अमाशय में और ट्रिप्सिन छोटी आंत में दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में काम करते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज वसा को पचाता है। अतः विकल्प C और D सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण जो था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लू मून की घटना क्या है। तो ब्लू मून की घटना जो है दोस्तों, यह जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं उसे ब्लू मून कैलेंडर कहा जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्लू मून एक खगोलीय घटना है। आमतौर पर हर महीने में एक पूर्णिमा होती है, लेकिन जब किसी एक माह की ही कैलेंडर में महीने में दूसरी पूर्णिमा पड़ती है तो उस दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। इसका चंद्रमा के रंग से कोई संबंध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है
कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रासायनिक नाम से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम उपयुक्त में से बहुत सारे हो जा रहे हैं, 2 प्रश्न हो जा रहे हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या IUPAC प्रणाली के अनुसार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही नामों से जाना जाता है। अतः विकल्प बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरी तरह बनाकर अंगीकार किया था। इसी दिन की स्मृति में 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से अंगीकार किया गया था और 2015 से संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है की बात कही जा रही है। यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, परंतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विंडोज़, लिनक्स और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे प्रोग्राम होते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला जूट और मखाना दोनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कारखाना है दोस्तों, उपयुक्त में से इस प्रश्न का सभी एक से ज़्यादा उत्तर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमांचल के जिलों में होता है। वहीं मखाना का उत्पादन मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में के जिलों जैसे दरभंगा, मधुबनी में होता है। इसलिए कोई भी एक जिला दोनों के लिए समान रूप से प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉप्सन यूनिट वायुमंडल के एक स्तंभ में ओजोन की कुल मात्रा को मापने की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी सहायक नदी में से एक है। तो दोस्तों वह नदी है सोन नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि घाघरा, गंडक और कोसी हिमालय से निकलकर गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलकर दक्षिण की ओर से पटना के पास गंगा में मिलती है, इसीलिए यह एक दक्षिणी सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो गोल गुंबज जो है स्थित है दोस्तों बीजापुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह अपने विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो वह पादप हार्मोन का नाम है एथिलीन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और यह अपनी आर्द्र भूमि और जलीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों यह दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को एक
पत्र में महात्मा कहकर संबोधित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो उस उपकरण का नाम है, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि जनरेटर और डायनेमो दोनों ही ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं और यांत्रिक ऊर्जा घूमने की क्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मोटर इसका ठीक उल्टा काम करता है, अतः बी और सी सही उत्तर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए दिवस से रिलेटेड प्रश्न भी आप एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख लेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 50 क्वेश्चन भी पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इससे आपके एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।